हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई ट्रस्ट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फाइनली बजट 2025 आ गया है एंड आई एम श्योर कि आपने नोट किया होगा कि करंट ईयर के बजट में जो सबसे हाईलाइट पॉइंट्स अभी निकल के आए हैं कि 12 लाख तक के इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इस न्यूज़ को आप सबने सुना ही होगा और आपने इस पे कई अलग अलग वीडियोज़ भी देखे होंगे। पर इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मेन चीज़ जो मैंने नोट किया इस बजट से वो ये कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है वो 50 लाख करोड़ के टारगेट को अचीव किया है। इस बार का जो हमारा ओवरऑल बजट है वो 50.65 लाख करोड़ का है। तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी फंड्स है खर्च करने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पूरा 50 लाख करोड़ का जो फंड है ये गवर्नमेंट किस अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करती है, जिससे कि आपको भी एक आइडिया होगा कि इसमें आपका कितना योगदान होता है। तो टोटल जो कलेक्शन गवर्नमेंट का होता है उसमें से ऑलमोस्ट 24% जो है वो तो बोरोइंग से होता है। मीन्स गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक पब्लिक एंड ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो गवर्नमेंट का 24% का जो टोटल रेवेन्यू है वो बोरोइंग से आता है। इसके बाद जो मेजर सोर्स ऑफ कलेक्शन है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का वो है पर्सनल इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट को टोटल 22% जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स से आता है। इसके बाद दूसरा सोर्स जो है वो है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स से गवर्नमेंट को लगभग 17% का रेवेन्यू आता है। तो ये जो ऑलमोस्ट 40% का जो रेवेन्यू है पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, ये टोटल टैक्स जो है वो इंडिया में कुछ ही लोग हैं जो पे करते हैं। जैसे कि जितना भी कॉरपोरेट टैक्स है वो जो बिग इंडस्ट्रियल वो पे करते हैं, और जितना भी इंडिविजुअल टैक्स है वो भी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 3 या 4% लोग ही पे करते हैं। सो जो टोटल कॉरपोरेट टैक्स और इंडिविजुअल टैक्स है ये कलेक्शन जो है ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू है, और इसका लाइबिलिटी जो है सो सिर्फ कुछ लोगों पे ही रहता है। तो ये एक चीज़ है जो कि नोट करने वाली यहाँ पे है। इसके बाद 17% का जो कलेक्शन है वो जीएसटी से आता है, और फिर 20% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कस्टम ड्यूटी से, एक्साइज ड्यूटी से, इसके अलावा और भी कई अलग अलग तरह के टैक्स है जिससे कि कलेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी का बहुत बड़ा योगदान है। और जीएसटी जो है वो हम सब पे करते हैं वेदर यू आर अर्निंग और नॉट, पर अगर हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो हमारे खर्च पे जीएसटी लगता है। तो ये तो हुआ गवर्नमेंट का कलेक्शन। फिर हम देखते हैं कि ये जो टोटल कलेक्शन है फिर इसको गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसको किन किन सेक्टर्स में खर्च किया जाता है। तो गवर्नमेंट का जो मेजर एलोकेशन होता है फंड का, जो गवर्नमेंट का खर्च है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट में। हमने देखा था कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी सबसे ज़्यादा बोरोइंग से है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करती है फंड तो उस फंड पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो हमारा जो एक्सपेंस है वो भी सबसे ज़्यादा उसी बोरोड फंड के इंटरेस्ट के रूप में होता है। तो 20% ऑफ टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो इंटरेस्ट के रूप में होता है। इसके बाद ऑलमोस्ट 22% जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करती है, तो उसमें 22% ऑफ द टोटल एक्सपेंस चला जाता है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट स्कीम होता है बहुत सारा। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो उस प्रोजेक्ट में जो खर्च होता है उसमें गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 16% ऑफ द टोटल रेवेन्यू खर्च हो जाता है। इसके बाद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड स्कीम होते हैं जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो उस तरह के एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 8% खर्च हो जाता है। और इसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर है जिसमें कि 8% के आसपास खर्च होता है। और फिर इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है और बाकी सेक्टर्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है सो सब्सिडीज वगैरह सब होते हैं, इन सब में खर्च होता है। तो इससे आपको एक आइडिया लगा होगा गवर्नमेंट का जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है वो कहाँ से आ रहा है, और फिर उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट जो है सो किन किन सेक्टर्स में किस तरह से खर्च कर रही है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट आवर फाइनेंस कि हमारा जो इनकम टैक्स में चेंजेस इस बार हुए हैं उससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है मेरे और आपके टैक्स लाइबिलिटी पे। तो इनकम टैक्स में मेजर 3 चेंजेज है। पहला चेंज जो है वो है इनकम टैक्स का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो बढ़ गया है। पहले जो 3 लाख का था वो बढ़ के 4 लाख का हो गया है। तो ये एक पहला चेंज है। दूसरा जो मेजर चेंज है वो है स्लैब रेट्स में। जो स्लैब रेट्स थे वो अब न्यू स्लैब रेट्स वो इस तरह से हैं कि पहले 4 लाख टू 8 लाख देर इज अ रेट ऑफ 5%, देन 8 to 12 लाख 10%, then 12 to 16 lakh 15%, then 16 to 20 lakh 20%, then 20 lakh to 24 lakh 25%, एंड बियॉन्ड 24 लाख इट इज़ 30%। तो ये एक नया स्लैब रेट है, इस हिसाब से टैक्स पे करना होगा हमको। दूसरा चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने 87A का जो रिबेट है उसको बढ़ा करके 60,000 कर दिया है, और ये एप्लीकेबल उन सभी लोगों पे है जिनका इनकम 12 लाख तक का है। इट मीन्स अगर आपका इनकम 12 लाख तक का है तो स्लैब रेट के हिसाब से आपका 60,000 का टैक्स बन देगा। पर गवर्नमेंट ने
उस टैक्स को रिबेट दे दिया है अंडर सेक्शन 87A। तो अब आपको नेट टैक्स एक भी रुपया पे नहीं करना है। इट मीन्स अगर आपका इनकम 12 लाख तक का है तो आपको नेट में एक पैसा भी पे नहीं करना है। पर अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर है, लेट से 13 लाख है, तो उस केस में आपको पूरा जो स्लैब के हिसाब से टैक्स बन के आएगा वो पे करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास आता है। तो ये जो बेनिफिट है रिबेट वाला वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनका इनकम 12 लाख तक का है। तो इस वजह से 12 लाख तक के इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं पे करना है। पर इसमें एक कैच है, वो ये है कि अगर आपका इनकम किसी स्पेशलाइज सोर्स से आ रहा है, जैसे कि जो स्पेसिफाइड रेट्स है इनकम टैक्स में फॉर द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन सब सोर्स से अगर आपको इनकम हो रहा है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले आपका इनकम 12 लाख से कम ही क्यों ना हो। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मेजर चेंजेस है इनकम टैक्स में। तो पूरा टैक्स का जो मेन हाईलाइट्स था अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे पर्सनल फाइनेंस पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बजट, ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, तो ऑफिशियली हम बजट वर्ड यूज करते नहीं है। इसके लिए एक दूसरा वर्ड है जो हम यूज करते हैं। तो आपको बताना है कि वो एक्चुअल वर्ड क्या है जो बजट के बिहाफ में ऑफिशियली यूज किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा है जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चौथा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन चारों में क्या सही ऑप्शन है? एक्चुअली में जो पूरा बजट है जिसको हम लोग लेमन टर्म्स में या फिर कॉमन लैंग्वेज में बजट बोलते हैं, इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप कुछ नया और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।